हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोकाव्य खंड का 10वां अध्याय जो कि उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित है। इनकी दो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। एक है छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगुलों के पंख। ये हमारा काव्य खंड का आखिरी कविता है और इसके बाद हमारा काव्य खंड हिंदी कक्षा 12 की कंप्लीट हो जाएगी। तो कविताओं की तरफ बढ़ने से पहले एक बार उमा शंकर जोशी जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 को गुजरात में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, गोष्ठी आदि। इनका निधन सन 1988 को हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली कविता की तरफ जो इसका नाम है छोटा मेरा खेत। तो ये जो कविता है छोटा मेरा खेत, इसमें जो उमा शंकर जोशी जी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब एक कवि होता है वो लिखने के लिए बैठता है तो उसको जो अपने कागज का पन्ना रहता है, जिस कागज पे वो अपनी कविता लिख रहा होता है, वो एक खेत की तरह उत्पन्न होती हुई नजर सी आती है, जिसकी उन्होंने छोटी छोटी चीजों के बारे में व्याख्या करी है कि किस तरीके से कोई अनगढ़ व्यक्ति आगे इसमें बीज बो देता है, किस तरीके से शब्दों का अंकुर फूटता है और उसमें फल लगते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब चौकोना का मतलब होता है जिसमें 4 कोने होते हैं, यानी कि स्क्वायर जिसको कहते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल जो होता है इसको हम लोग इसके पास 4 कोने होते हैं, लेकिन यहाँ पर चौकोने की बात करी गई यानी स्क्वायर की। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि छोटा सा उनका कागज था जो कि चौकोर आकार का था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक खेत होता है जो कि चौकोर आकार का होता है। खेत के पास भी 4 कोने ही होते हैं, कभी किसी के पास गोल खेत तो होता नहीं है, सबके पास चौकोरी खेत होते हैं। अगर गांव में जाके देखेंगे तो वो चीज उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक खेत चौकोर आकार का होता है, ठीक उसी तरीके से उनकी जो कविता लिखने वाला पन्ना है वो भी चौकोर आकार का है। फिर कोई अंधड़ व्यक्ति, कोई अजीब सा व्यक्ति वहां पर आके क्षण का बीज बो के चला गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस तरीके से खेतों में जब फसल उगानी रहती है तो उसमें बीज बोया जाता है, तो बीज सबसे छोटी चीज होती है खेती में। सबसे पहली चीज और सबसे छोटी चीज खेती वो बीज होती है जिसको क्या मिट्टी में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य इससे है कि जिस वक्त वो कविता लिख रहे थे तो उन्हें कोई विचार नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करें, किस चीज के ऊपर लेख लिखें, को क्या विषय चुने जिसके ऊपर वो कविताएं लिखें, पंक्तियां लिखें। तो इनके बारे में उनको कोई आइडिया मिल नहीं रहा था। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है किसी चीज के बारे में तो कुछ अलग से, कुछ अचानक से कोई एक आइडिया हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर देता है। जब इंसान को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, शांति दिमाग से क्या होता है, जब वो शांत हो जाता है तो उसके पास एक आइडिया आता है, एक स्रोत आता है। ठीक उसी तरीके से उनके दिमाग में, लेखक के दिमाग में एक स्रोत आया कि उन्हें किस चीज के बारे में लिखना चाहिए। जिस तरीके से एक अंधड़ व्यक्ति खेत में बीज बो के चला जाता है, ठीक उसी तरीके से लेखक के दिमाग में एक स्रोत आया, एक ऊर्जा आई जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें किस चीज के बारे में व्याख्या करनी चाहिए अपनी कविता में। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। अब कह रहे हैं कल्पना यानी कि चीजों के बारे में सोचना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कल्पना के रसायनों को पी, यानी कि जब लेखक, जब कवि लिखना शुरू कर रहे थे कविता को तो उनकी जो कल्पना थी वो बहुत अच्छी बनी थी। जिस चीज के बारे में वो सोच रहे थे उनकी सोच बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आ रही थी। जिस तरीके से फलों में रस होता है, या फिर हिंदी में भी हम लोग रस पढ़ते हैं, जिस रस क्या होता है, रस वो चीज होता है जो कि किसी चीज की अच्छे से खूबसूरती को निखार कर लेके आते हैं शब्द, उसको हम लोग रस कह देते हैं ना। ठीक उसी तरीके से कह रहे हैं कि लेखक जब उनके पास कल्पना आने लगी,
जिस चीज के बारे में उनको लिखना है, तो बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां वो लिखने लगे, शब्दों के अंकुर फूटने लगे। अंकुर का मतलब होता है बीज, होता है ना बीज, जब बीज में से पत्तियां निकलनी शुरू होती है, जब बीज फटता है तो उसमें से पत्तियां निकलती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो विषय उन्होंने चयनित किया था, उस विषय के ऊपर उनकी जो कल्पना है वो बहुत दूर तक जा रही है और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपनी कविता को लिख रहे हैं। फिर लेखक कह रहे हैं कि लिखते लिखते उनकी कविता बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत तरीके से निखर कर आई। अब क्या होता है, अब जिसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्प होते हैं ना, जो फूल होते हैं किसी, अब क्या होता है कि आप बीज लगाते हैं, बीज फटता है, उसमें से क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे, पत्तियां निकल कर आती हैं, फिर बड़ा होती है, पत्तियां बड़ी होती हैं। जब पत्तियां बड़ी होने के बाद क्या होता है, उसमें फूल लगने लगते हैं। फूल से क्या होता है, फूल लगने से पौधों में, पेड़ों में खूबसूरती आती है। तो वही चीज लेखक ने बताया कि जिस तरीके से फूल लगने पर पेड़ों की, पौधों की खूबसूरती बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से जिस शब्द का वो चयन करके अपनी कविता लिख रहे थे वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पढ़ने में बहुत ज्यादा मनमोहनीय लग रही थी। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रुपई क्षण की कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। फिर यहाँ पे कह रहे हैं झूमने लगे फल। अब क्या होता है, पेड़ों में जब फूल लग जाते हैं, फूल लगने के बाद उसमें फल लग जाते हैं, तो जिस तरीके से पेड़ों में फूल के लगने के बाद फल लगते हैं और उस फल में जो रस रहता है, उस फल में जो मिठास रहती है वो अलौकिक रहती है, वो बहुत भरपूर रहती है, कूट कूट कर भरी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो लेखक की कविता थी अब वो कंप्लीट हो चुकी है, वो पूरी तरीके से लिख चुकी है और वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से वो निखर कर आई है। वो चीज इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर लेखक कह रहे हैं कि अमृत धाराएं फूटती, रुपई क्षण की। अमृत धारा यहाँ पे अर्थ है, लेखक कहना चाहते हैं कि उनकी जो कविता है उसको पढ़ने से अमृत जैसा महसूस होता है, कि जिस तरीके से अमृत होता है ठीक उसी तरीके से लेखक की कविता भी निखर कर आई है। फिर वो कह रहे हैं रुपई क्षण की कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं तो टाइम लगता है, पेड़ को लगाने में, तो रुपई यानी कि पेड़ों को लगाने में वक्त लगता है, लेकिन जब फसल अच्छी तरीके से उग जाती है, जब उसमें से फल लग जाते हैं तो उसको काटने में और टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे जब पेड़ हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, एक एक पेड़ में कितने कितने ढेर सारे फल निकलते हैं, तो उसकी कटाई करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसका जो रस रहता है वो इतना ज्यादा रहता है फलों में, जो फल होते हैं जो पेड़ों में लगे रहते हैं उसमें रस बहुत ज्यादा होता है और फल भी बहुत सारे लगे होते हैं पेड़ों में, कि अगर कोई उसमें से कुछ फलों को चुरा भी लेता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है। तो ये चीज उन्होंने बताया पेड़ों के हिसाब से। अब फिर वो कविता के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं कि जो लेखक की कविता है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके लिखा है। अब उस शब्दों में से जो शब्दों का अच्छा चयन करके उन्होंने ब्रह्मांडों की तरह अपनी कविता में इस्तेमाल किया है, तो उस शब्दों में से अगर कोई दो चार शब्द चुरा भी लेता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी कविता का जो रस है, उनकी कविता का जो मिठास है, जो आइडिया है उनकी कविता में, वो एकदम बाकियों से एकदम अलग है, एकदम अनोखी है। फिर लेखक आखिरी दो पंक्ति में क्या कहते हैं कि रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, यानी कि जो उनकी कविता है उसमें रस जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी, क्योंकि उनका जो खेत है वो चौकोने आकार का, उनका जो पन्ना है वो चौकोने आकार का है। अब क्या होता है कि कविता जो रहती है, कविता को आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, उससे मन कभी नहीं भरता है, परंतु उसके पढ़ने से जो खुशी हमारे अंदर आती है, जो उत्साह हमारे अंदर आता है, जो रस उस कविता में भरा रहता है वो अमर रहता है। जो उससे पढ़ने में तरोताजगी हमें महसूस होती है वो सदैव बनी रहती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती है।
ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक पेड़ होता है जिसमें खूब सारे फल लगे रहते हैं, अगर उस फल में से 2-4 फल कोई चुरा भी लेता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो रस रहता है वो वैसे का वैसा बना रहता है। तो ये थी कविता छोटा मेरा खेत, जिसमें लेखक ने दो चीजों को कंपेयर करके बताया कि किस तरीके से उन्होंने बीज से लेकर पेड़ के पत्तियों के निकलने से फिर उसके बाद उसमें फूल लगने के बाद फल लगने तक की कहानी को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन्होंने अपने थॉट्स को भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जब वो अपनी कविता लिख रहे थे तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था, तो फिर कोई स्रोत आया, शब्द के अंकुर फूटे, फिर उसमें से फूल निकले, उनकी कविता बहुत अच्छे से निकल कर आई। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने इस कविता में बताई। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कविता की तरफ, जिसका नाम है बगुलों के पंख। तो इस कविता में जो बगुलों के पंख है उसमें लेखक ने बताया है कि किस तरीके से शाम का समय होता है, जो बगुले होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं और किस तरीके से वो उनके मन को चुरा लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। पांति बंधे बगुलों के पंख। अब नभ का क्या होता है? नभ यानी कि आकाश, नभ पर्यायवाची है ना आसमान का। तो नभ में पांति, पांति का मतलब कतार बनाना, मीन्स लाइन जो होती है ना, कहते हैं कतार बनाई है, लाइन बनाई है, तो वो चीज है कि नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, यानी कि आकाश में लाइन बनाते हुए बगुलों के जो पंख हैं वो उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। लेखक कह रहे हैं कि जिस वक्त नभ में आसमान में जो बगुले हैं वो एक लाइन में, एक पांति में, कतार में उड़ते हैं साथ में, तो वो इतना अच्छा सीन होता है, वो इतना अच्छा सा दृश्य होता है कि ऐसा लगता है कि मानो वो उनकी आंखों को चुराए लिए जा रही हैं, वो उनके दिल को चुराए लिए जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सजेत श्वेत काया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कजरारे बादल। अब क्या होता है, जब शाम का समय होता है तो बादल जो रहते हैं काले काले थोड़े से बादल आने लगते हैं ना, तो वो कजरारे शब्द का इस्तेमाल किया गया कि कजरारे बादल आ गए, यानी थोड़े थोड़े काले काले बादल आसमान में छा गए हैं, उनकी नभ में पूरी तरीके से भर चुके हैं। तैरती सांझ की सजेत श्वेत काया, और साथ ही साथ सांझ का मतलब क्या होता है? शाम का समय, जो शाम का समय होता है उसको सांझ कह देते हैं। तो शाम के समय में क्या होता है कि थोड़े थोड़े श्वेत आसमान होता है। श्वेत का मतलब कि सफेद आसमान होता है। अब जब शाम हो रही होती है और रात होने वाली होती है तो क्या होता है कि आसमान जो रहता है वो एकदम साफ रहता है, एकदम श्वेत रहता है, लेकिन बादल थोड़े काले काले बादल आके आसमान को घेरना शुरू कर देते हैं। तो वो सीन इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। फिर कह रहे हैं हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। फिर कह रहे हैं कि उस दृश्य में, कौन से दृश्य में? जब कजरारे बादल छाए रहते हैं और श्वेत आसमान रहता है, सफेद आसमान रहता है, उसमें जब जो पंक्ति बनाकर, पांति बनाकर जो बगुले हैं वो उड़ते हैं तो वो मेरे दिल को चुराए लिए जाते हैं, वो अपने आप से मुझे बांध कर, मेरे दिल को अपने आप से बांध कर उड़ाए लिए चले जाते हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो बात चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांते बंधी बगुलों के पंखे। फिर बाद में लेखक कह रहे हैं कि कोई जाके व्यक्ति उस दृश्य को रोक दो, उस वक्त को रोक दो, वो समय ठहर जाए कि जिस वक्त बगुले आसमान में उड़ रहे होते हैं, ताकि मैं उन्हें एकटक देखता रहूं जब तक कि मेरा दिल ना भर जाए, क्योंकि वो बगुलों के पंख इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मानो वो मेरे दिल को चुराए लिए जा रहे हों और मेरे मन को मोह लिए हों। तो ये थी कविता बगुलों के पंख, जिसमें लेखक ने अपने अंदर के भाव को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से उनको बगुलों को शाम के समय उड़ते देखने में अच्छा लगता है, किस तरीके से वो दृश्य उनके दिल को, उनके आंख को, उनके मन को मोह लेते हैं और अपने साथ बांधकर उड़ाकर लिए चले जाते हैं। तो ये थी हमारी दोनों कविता, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। इसी के साथ हमारा कक्षा 12 हिंदी आरोह का जो काव्य खंड है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक